आदाब। मैं मोहिउद्दीन आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ हमारे ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही नौजवान से करवाने जा रहे हैं जिसने हालात का मुकाबला किया और उकाबी रूह को अपने अंदर बेदार किया और वो आज बुलंदियों पर विराजमान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नूरुल हसन की, जो कि नौजवान IPS अफसर हैं। हालात का मुकाबला करके इन्होंने जो है वो UPSC जैसा कठिन और मुश्किल समझा जाने वाला इम्तिहान पास किया और आज वो महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है नूरुल हसन साहब हमारे ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि UPSC करने का ख्याल किस तरह आया, कहाँ से आया और आपको क्यों लगा कि आपको जो है वो UPSC में जाना है, सिविल सर्विस में जाना है? ख्याल जो आया सिविल सर्विस में आने का, वो मेरा ख्याल गांव से ही आया हुआ था। गांव में, जिस गांव में मैं रहता था, हर रायपुर डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत UP में वो मेरा गांव है। मैं देखता था वहाँ एजुकेशनली लोग बहुत बैकवर्ड हैं, किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है। इसके बाद पीलीभीत से ट्रांसफ़र होने के बाद हम बरेली आए, मेरे फादर की नौकरी बरेली में लगी। वहाँ एक ऐसे मोहल्ले में मैं रहता था, एजाज नगर गोटिया करके एक मोहल्ला था, उस मोहल्ले में मैं रहता था। उस मोहल्ले में सड़क नहीं थी, उस मोहल्ले में जब बारिश होती थी तो बहुत पानी भर जाता था, लाइट नहीं आती थी और जो भी म्यूनिसिपैलिटी की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो उस मोहल्ले में नहीं थी और हर तरीके की जो गलत बातें जो होती हैं वो उस मोहल्ले में थी। तो मैं ये क्वेश्चन खुद से किया करता था, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे और इसको सुधारा कैसे जा सकता है। जब मैं रीज़न को तलाश करता था मैं उसकी, तो पता लगता था इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है एजुकेशनली बैकवर्ड होना। दूसरा क्वेश्चन का जब मैं आंसर करता था कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन मुझे समझ में आता था कि सिविल सर्विस ही इसका एक सोल्यूशन है। अगर आप सिविल सर्विस में जाते हैं तो आप बहुत लोगों के लिए काम कर सकते हैं। आप बिजनेसमैन बन के आप या कुछ और करके एक लिमिटेड एरिया में आप काम करते हैं। बट अगर आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो सिविल सर्विस का जो दायरा है, बचपन से मुझे मेरे फादर ने बताया, मेरे ताऊ जी ने बताया कि सिविल सर्विस का दायरा बहुत बड़ा है। अगर आप इसमें काम करोगे तो आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हो। यही मोटिवेशन था कि लोगों की मदद करना है, लोगों के लिए काम करना है, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना है। उस थॉट को लेके मेरे सिविल सर्विस की तैयारी करना मैंने शुरू किया। आपके घर के हालात क्या थे? क्या आपके घर वालों ने सपोर्ट किया? माशी हालात क्या थे और आपने किस तरह से तालीम हासिल की? पहला क्वेश्चन आपका है हालात कैसे थे घर के। सबसे पहले मैं गांव से ही अगेन मैं शुरू करूंगा। गांव में मेरे पापा की 3.5 एकड़ ज़मीन थी, 3 से 3.5 एकड़ ज़मीन थी, तो वो हम गांव में रहते थे। गांव में हम खेती करते थे, साथ में हम पढ़ते थे। पढ़ने के लिए हमारे पास कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं था, हम सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। जो प्राथमिक शाला होती है जिसे मराठी में बोलते हैं, प्राथमिक शाला में हम लोग पढ़ाई करते थे। उसके बाद प्राथमिक होने के बाद हम जूनियर स्कूल में गए, तो जूनियर स्कूल की भी हालत बहुत ख़राब थी, तो हालात अच्छे नहीं थे। इसके बाद हम बरेली आए, तो बरेली में चूँकि मेरे फादर की जो नौकरी थी वो बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी। मेरे फादर की जो नौकरी लगी वो पियोन थे मेरे फादर कचहरी में, जिसे 4th क्लास की नौकरी कहते हैं, ग्रुप D की नौकरी कहते हैं। तो घर पे जो पापा की सैलरी जो मिलती थी वो 3,800 रुपये मिलती थी। अब 3,800 रुपये में आप बहुत बड़े मोहल्ले में तो आप नहीं रह सकते, बहुत अच्छी कॉलोनी में तो आप नहीं रह सकते। तो हम एक सेमी अर्बन एरिया था, वहाँ पर हम रहते थे, एजाज नगर कोटिया। तो हालात बहुत ही चैलेंजिंग थे। उस चैलेंजिंग हालात से हम हारे नहीं और उस हार उससे मानी नहीं हमने, और हम आगे बढ़ते चले गए, कोशिश करते चले गए और मेहनत की हमने उस डायरेक्शन में और हम कामयाबी हमें हासिल हुई। आला तालीम कहाँ से हासिल किया आपने? तालीम मेरी 12th तक की एजुकेशन मेरी बरेली में हुई। इसके बाद मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी करनी थी, तो इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, करीब 30,000 के करीब पैसे चाहिए थे, लेकिन मेरे फादर के पास 30,000 रुपये नहीं थे। तो उस वक्त हमारे पास गाँव में ज़मीन थी, तो मेरे फादर और मेरे ताऊ जी, मेरे फादर जनाब शमशुल हसन और मेरे ताऊ जी जनाब बदरुल हसन, दोनों ने मशवरा किया और उन्होंने मशवरा करके ये डिसाइड किया कि हम बच्चे के लिए 1 एकड़ ज़मीन हम बेच देंगे। 1 एकड़ ज़मीन उन्होंने बेच दी। 1 एकड़ ज़मीन बेच के हमें 1 लाख रुपए मिले।
तो उन्होंने उस 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मेरी एजुकेशन में किया। 30,000 रुपए की मैंने कोचिंग किया और कोचिंग करने के बाद मेरा सिलेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एज ए बीटेक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो गया और मैं अलीगढ़ चला गया। ये आज जो मैं इस मुकाम पे हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन कहेंगे वो अलीगढ़ का है। यूपीएससी की जो ट्रेनिंग की बात होती है, कोचिंग की बात होती है, तो उसके बाद आपने कहाँ मूव किया, किस तरह की पढ़ाई की आपने? यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है इंसान के अंदर। 3 बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कहते हैं कि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी होना चाहिए और आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होना चाहिए। इन 3 स्किल्स पे मैंने काम किया जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिफरेंट फोरम्स को मैंने ज्वाइन किया, डिफरेंट, जैसे यूनिवर्सिटी लिटरेरी क्लब वहाँ पे था, एक इंजीनियर सोल्यूशन करके एक फोरम था, वहाँ पर मैंने वो एबिलिटीज़ अपनी डेवलप की। और साथ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की जहाँ पर सीनियर IAS ऑफिसर आया करते थे। तो एक IAS ऑफिसर वहाँ पे आए थे, ज़ुहैर बिन सगीर। उन्होंने एक ऐसी स्पीच दी जिसने मुझे बिल्कुल तब्दील कर दिया कि आपको नौकरी करनी है तो सिविल सर्विस करनी है। उन्होंने इतना मोटिवेट किया। एक अहम सवाल मेरा आपसे ये है कि हमारे बहुत से मुस्लिम तलबा और तालिबात जो हैं वो ऐसे होते हैं कि उनमें काबिलियत बहुत होती है, लेकिन वक्त और हालात के मुताबिक उनको जो है वो जॉब करना पड़ता है, कहीं काम करना पड़ता है। राइट। तो आपने जो है वो जॉब करते हुए, काम करते हुए जो है वो किस तरह से इसकी तैयारी की, कौन कौन से वो लवाजमात थे जिनको आपने जो है वो बरूकार लाया? अपने ख्वाबों को ख़त्म कर देना मुझे एक्सेप्ट नहीं था। मैंने ये मेरी जो माली हालत थी वो इस तरीके की थी कि मुझे जॉब करना ही करना है, तो जॉब के साथ ही मुझे तैयारी करनी है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए मैंने जॉब के साथ ही तैयारी की। मैं वहाँ तारापुर से मेरा ट्रांसफ़र नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन पे हो गया। मैं वहाँ सुबह 8 बजे से जॉब शुरू होती थी, शाम के 4 बजे तक जॉब जाती थी। या वहाँ आपको जाना ही जाना है क्योंकि वहाँ पे बायोमेट्रिक होता था, बायोमेट्रिक से अटेंडेंस होती थी, तो यू कैन नॉट स्किप योर जॉब। तो 8 से 4 की प्रॉपर जॉब करता था। 4 बजे आने के बाद जो टाइम मुझे मिलता था, 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का टाइम और सुबह का टाइम, वो टाइम मैं यूटिलाइज करता था अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए। इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया मेरी प्रिपरेशन में, वो रोल प्ले किया इंटरनेट ने। इंटरनेट का यूज़ मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया और इंटरनेट से मैंने ढूंढना शुरू किया चीज़ें कि फिर मैं सोशोलॉजी को कैसे पढूं, मैं ज्योग्राफी को कैसे पढूं, हिस्ट्री को मैं कैसे पढूं और मैं कहाँ से पढूं। टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ना शुरू किया ऑनलाइन मैंने। तो इंटरनेट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उसमें। आपके लिए जो है वो रोल मॉडल कौन बना आपके लिए? आपने किसको रोल मॉडल समझ के, जान के जो है वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े? वैसे मेरे रोल मॉडल जो थे, जिनकी मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, इनफैक्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की जो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, विंग्स ऑफ फायर पढ़ी, 1-2 किताबें और भी पढ़ी, उससे मुझे एक बात मेरे दिल में घर कर गई। वो बात ये थी कि अगर आपके अंदर जज्बा है काम करने का, आप मेहनत करते हैं, आपके अंदर काबिलियत है, तो आपको आपकी कामयाबी, आपका एम अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता। तो सिविल सर्विस में एज सच मेरा कोई रोल मॉडल नहीं था, लेकिन लाइफ में मेरा जो रोल मॉडल था, वो रोल मॉडल जो थे मेरे, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे। और उनकी इस बात से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, जो वो ये कहते थे कि आपके माली हालात, आपकी जात, आपकी कास्ट, आपका रीजन, आपका रिलीजन कुछ मायने नहीं रखता है। मायने रखता है हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में जो मायने रखती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी काबिलियत है। सपने आपके यहीं ख़त्म हो गए हैं कि मतलब आगे भी कुछ जो है वो ख्वाब बाकी हैं? नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। जो मैंने ख्वाब देखा था कि सोसाइटी के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, जस्टिस के लिए काम करना है, अभी तो ये मुझे ऐसा लगता है ये पहला पायदान है। और इंशाल्लाह अगर मैं काम करूँगा, मेहनत से काम करूँगा, लगन से काम करूँगा, तो मुझे लगता है इंशाल्लाह मैं प्रोफेशनल सक्सेस भी मुझे मिलेगी और पर्सनल सक्सेस भी मुझे मिलेगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। नूरुल हसन साहब से हम बात कर रहे हैं, जो कि नौजवान IPS अफसर हैं और इन्होंने मुसलसल जद्दोजहद से अपना मुकाम पाया है। इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नौजवान IPS अफसर हैं और अपनी खिदमत जो है वो अंजाम दे रहे हैं। एक बात ये बताइए सर कि एक किस्म का मिथ है या एक किस्म का जो है वो इस किस्म के ख्यालात का गलबा है हमारे नौजवानों में कि मुसलमान होने की बुनियाद पे आपको जो है वो आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, तासुब का शिकार हो जाते हैं आप,
या आपसे तासुब किया जाता है मज़हब की बुनियाद पे, ज़ात की बुनियाद पे, तो क्या ये चीज़ें आपके साथ हो पाई हैं या आप इसको क्या समझते हैं? क्या वाकई ये मिथ है या हकीकत है? ये 100% एक मिथ है। मैं आपको अपनी लाइफ का एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मैं 11th क्लास में जब एडमिशन लेने के लिए गया तो मेरे साथ एडमिशन दिलाने के लिए कोई नहीं था। मेरे पास सिर्फ मेरे मार्क्स थे। फर्स्ट क्लास था मैं 10th क्लास में। मेरे प्रिंसिपल थे मनोज कुमार साहब, उस स्कूल में मैं गया। वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। क्या देख के? मेरे नंबर देख के। जब मैं बीटेक में मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा एडमिशन किस बेसिस पे हुआ? जो मैंने एंट्रेंस दिया। इसके बाद मेरी नौकरी लगने का मौका आया तो मेरी सीमेंस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 2 जगह नौकरी लगी। किस बेसिस पे लगी? काबिलियत के बेसिस पे लगी। मैंने उनको जो इंटरव्यू में उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे उसका जवाब दिया सही से, रिटन एग्जामिनेशन मैंने निकाला। इसके बाद कंट्री का बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में साइंटिफिक ऑफिसर में बना। वहाँ पर कंट्री से करीब 1 लाख बच्चे आते हैं इंटरव्यू देने के लिए और रिटन देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। उसमें से मुश्किल से 100-150 के करीब लोग सिलेक्ट होते हैं और एटॉमिक एनर्जी इज़ वन ऑफ द सेंसिटिव डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री। वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं साइंटिफिक ऑफिसर बना। किस बेसिस पे बना? सिर्फ और सिर्फ मेरी काबिलियत के बेसिस पे। इसके बाद कंट्री का सबसे बड़ा एग्ज़ाम और दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम सिविल सर्विस मैंने निकाला। सिविल सर्विस निकालने के बाद मैं सिविल सर्वेंट बना और उसमें भी टॉप मोस्ट, जो टॉप 2 सर्विस कहते हैं, IAS और IPS को बोलते हैं, उसमें भी मुझे IPS मिला। किस बेसिस पे मिला? मेरी काबिलियत के बेसिस पे। ये चीज़ ये प्रूफ करती है, इतनी लंबी जर्नी ये प्रूफ करती है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हमारी कंट्री में नहीं है। किसी भी किस्म के तासुब का सामना नहीं करना पड़ा। किसी भी किस्म का तासुब का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। आज तक तो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे मुल्क में कहीं भी किसी ने भी मुझे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया। हाँ, जब मैंने एक बार इंटरव्यू दिया तो मेरे इंटरव्यू में 121 मार्क्स आए। तो लोगों ने बोला कि हो सकता है आपका नाम नूरुल हसन है इसलिए आपको नंबर मिले हों, लेकिन वो बात बिल्कुल गलत थी। मैंने उनको बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे अंदर कमियाँ थी। मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस का मैं जवाब नहीं दे पाया। मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगा और फिर से उन क्वेश्चंस के आंसर करूँगा अगर मुझे मौका मिला। मैंने फिर से एग्ज़ाम लिखा, प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू में पहुँचा और इंटरव्यू में मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट अमंग द हाईएस्ट मार्क्स 190 मार्क्स मुझे इंटरव्यू में दिए बोर्ड ने। एक बात ये बताइए कि पढ़ाई की बात होती है, क्योंकि एक होड़ लगी हुई है हमारे मुल्क में। यूपीएससी एग्ज़ाम को जो है बहुत ही टफ एग्ज़ाम समझा जाता है और कोचिंग क्लासेस की जो है किस्म की होड़ लगी हुई है। आपने जो है वो पढ़ाई कहाँ की, कौन सी कोचिंग क्लास में की और आपको के साथ जो है वो कोचिंग क्लास के जो सिलेक्शन में जो है वो क्या मामला सामने आ पाए होंगे? क्योंकि कोचिंग क्लास जो है बहुत ही अहम आजकल तस्वुर की जाती है हमारे नौजवानों के लिए। नहीं, टू योर सरप्राइज मैंने कोई कोचिंग नहीं की कभी भी। अच्छा, आपने बगैर कोचिंग के एग्जाम पास किया? कभी कोई भी कोचिंग नहीं ली। अगर कोई कर सकता है तो बहुत बढ़िया है, किसी के पास रिसोर्सेज हैं, आप कोचिंग कर सकते हैं, आपको गाइडेंस मिल जाएगा। लेकिन ये एग्ज़ाम इस तरीके से डिज़ाइन है, जो हमारे IIT के एग्ज़ाम होते हैं, जो नीट के एग्ज़ाम होते हैं या और अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उनका सिलेबस स्टैटिक होता है और स्टैटिक सिलेबस को अगर कोई टीचर आपको पढ़ा देता है तो वो आप उस स्टैटिक सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन यूपीएससी को बोला जाता है या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को बोला जाता है ये दुनिया का सबसे टफ एग्ज़ाम है। टफ एग्ज़ाम क्यों है? क्योंकि इसका सिलेबस स्टैटिक नहीं है, इसका सिलेबस बहुत डायनेमिक है। हर दिन सिलेबस चेंज होता है। अगर हर दिन सिलेबस चेंज होता है तो क्या कोई इसको पढ़ा सकता है? आपको नहीं पढ़ा सकता, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो लोग कोचिंग भी करते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस मिलती है, एक रास्ता मिलता है कि इस रास्ते पे आपको जाना है। जाना आपको खुद ही पड़ेगा, मेहनत आपको खुद करना पड़ेगी। अगर टीचर आपको बता देता है रास्ता ऐसा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इंटरनेट के थ्रू और चीज़ों के थ्रू अगर उस रास्ते को पता कर लेते हैं तो आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं। आपने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि आपने जो कामयाबी हासिल की है यूपीएससी में वो बगैर कोचिंग के हासिल की है, अपनी सेल्फ मेहनत की बुनियाद पे हासिल की है। एक सवाल आपसे ये है कि मतलब आपको जो यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए जो है वो कितना वक्त लगा? क्योंकि लोग बोलते हैं कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, कोई जो है वो 6 अटेम्प्ट करता है, कोई 5 अटेम्प्ट करता है। तो आपने जो है वो कितना वक्त दिया अपनी यूपीएससी की पढ़ाई को? आइडियली यूपीएससी में जो वक्त लगता है, मिनिमम जो टाइम लगता है वो 2 साल का मिनिमम टाइम आपको लगेगा। 2 से 4 साल का आपको मिनिमम टाइम लगेगा।
दो साल में आप इसको यूपीएससी का सिलेबस समझना, न्यूज़पेपर, ऑप्शनल, जीएस, एसए और इंटरव्यू पूरी प्रिपरेशन करने में 2 साल की एक साइकिल है वो आपकी कंप्लीट होती है। तो 2 साल तो मिनिमम आपको लगना है, मैक्सिमम तो आपको पता नहीं कि कितना टाइम लगेगा। दूसरा आपका सवाल है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए यूपीएससी में। मैंने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया। यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है आप 16 घंटे पढ़ें, ज़रूरी नहीं है आप 20 घंटे पढ़ें। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आप इफ़ेक्टिव पढ़ें और आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस मुकाम पे हैं, अभी आपकी एबिलिटी कहाँ पर है। ये कैसे हो पाता है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, टाइम बहुत कम है और आपके साथ जो है वो ऐसे अफराद भी हैं जो 10वीं बार या चौथी बार, 5वीं बार अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो कंपटीशन का लेवल तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इस सिविल सर्विस एग्जाम की ये ब्यूटी है, ये सब के लिए बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड करता है। आप अगर गांव के रहने वाले हैं और आप शहर के रहने वाले हैं तो क्वेश्चंस का मिक्स इस तरीके से करता है कि सबके लिए बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड होता है। आप अगर उस लेवल प्लेइंग फील्ड पे अगर आप आ गए हैं, आपकी एबिलिटी एक पर्टिकुलर लेवल पे आ गई है, तो इस चीज़ का कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई 6वीं बार दे रहा है, कोई 5वीं बार दे रहा है। यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी क्या देखता है, ओरिजिनल आंसर्स देखता है। जो 5वीं 6वीं बार दे रहा है तो कई बार उसका रिपीटेशन हो जाता है और उसके आंसर्स बहुत ही प्लास्टिक होते हैं। जो बच्चे नए आते हैं वो उनके आंसर बहुत ओरिजिनल होते हैं। तो यूपीएससी ओरिजिनलिटी देखता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम है वो नीट, आईआईटी और इन सब के एग्ज़ाम से डिफरेंट है। यहाँ आपकी ओरिजिनल थिंकिंग, ओरिजिनल आंसर, क्रिएटिविटी और आपके ब्राइट आइडियाज़ देखे जाते हैं आंसर्स में, नॉट ओनली मेंस में बल्कि इंटरव्यू में भी। तो यूपीएससी इस चीज़ को तरजीह देता है और अगर आपके पास ये आइडियाज़ हैं, आपकी थिंकिंग ओरिजिनल है, आप एनालिटिकल सोचते हैं, तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो सकता है। आपको इस चीज़ से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अभी क्योंकि एक ताज़ा मामला यह है कि नीति आयोग ने ये सिफारिश की है कि यूपीएससी में जो बच्चे जाना चाहते हैं, इम्तिहान देना चाहते हैं, तो उनकी एज लिमिट को जो है वो उसका तायुन किया जाए। वो एज लिमिट जो है वो 27 साल होना चाहिए। राइट। तो आपको लगता है कि मतलब जो एक होड़ लगी हुई है, एक बहुत ही लंबी लिस्ट है, बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है यूपीएससी के लिए, उसमें जो है वो कुछ कमी आ पाएगी या क्रीम तबका, नौजवान तबका जो है वो इस अमल से आ पाएगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस चीज़ पे कमेंट कर सकता हूं कि हाँ, अगर यंग माइंड सर्विसेज में आता है, एक ब्राइट माइंड सर्विसेज में आता है, तो नो डाउट सर्विस का फ़ायदा होता है और कंट्री का फ़ायदा होता है। नूरुल हसन साहब हमारे साथ जो है वो बहुत ही अहम मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी गुफ्तगू जो है वो हमारे नौजवान के लिए एक किस्म का डॉक्यूमेंटेशन है। वो अगर यूपीएससी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आखिरी हिस्सा है। तो मुझे एक बात ये बताइए कि हमारे उर्दू मीडियम के जो स्कूल के बच्चे होते हैं या मदरसे के बच्चे होते हैं, उनके साथ एक ये दिक्कत होती है कि वो उनको टफ लगता है यूपीएससी में जाना। तो तैयारी कहाँ से की जाए उनके लिए जो है वो क्या वाकई टफ है यूपीएससी में जाना? और दूसरी बात ये कि मतलब लैंग्वेज बैरियर जो है वो कितना अहमियत का हामिल होता है? लैंग्वेज का बैरियर मैं नहीं कहूँगा कि लैंग्वेज का बैरियर है। अभी इस साल एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है, सलमान शेख पटेल। उसने उर्दू मीडियम से वो पूरा पढ़ा है, मदरसे में पढ़ा है पूरा, और उसका उर्दू मीडियम से सिलेक्शन हुआ है। और भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। वसीमुर रहमान की बात, वसीमुर रहमान साहब जो थे वो पूरा उन्होंने मदरसे से उनकी एजुकेशन हुई, फिर उसके बाद वो BOMS अलीगढ़ में बने और उर्दू मीडियम में उन्होंने पूरा एग्जाम लिखा और उनका सिलेक्शन हुआ। मैं भी अगर अपनी बात करूँ तो मैंने पूरी एजुकेशन मेरी हिंदी मीडियम में हुई है। फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा है। 6th क्लास से मैंने पढ़ना शुरू किया कि ABCD क्या होता है, और मैंने उसके बाद एग्ज़ाम लेकिन मैंने इंग्लिश में लिखा। तो इंग्लिश में लिखने का रीज़न ये था कि मेरा BTech इंग्लिश में था, तो मैं इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। लैंग्वेज यूपीएससी में, एटलीस्ट यूपीएससी में कोई बैरियर नहीं है। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आपने जैसा कहा कि मटेरियल सही पढ़ना चाहिए, सही तरीके से नोट्स आना चाहिए, वो चीज़ें हमारे बच्चे जो है वो कहाँ से हासिल करें? मटेरियल के लिए बहुत सारे, आजकल वो ज़माना और था जब कोचिंग सेंटर्स के लिए लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, या इलाहाबाद, यूपी में बात करें तो इलाहाबाद जाना पड़ता था। लेकिन आजकल का ज़माना इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट बहुत ही कम पैसे में आजकल अवेलेबल है।
मटेरियल के लिए बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे अगर आप बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे कुछ वेबसाइट फोरम IAS है, इनसाइट है, मृणाल है, आपका विजन IAS है। इन सब के मटेरियल नॉट ओनली ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल हैं, बल्कि इनके ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, बशर्ते आप इंटरनेट यूज़ करते हो और इंटरनेट का आपको सही से यूज़ करना आता हो। इंटरनेट को आप सही से समझिए, इंटरनेट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए। अपनी प्रिपरेशन में कम से कम 1 घंटे का टाइम, 1 से 1.5 घंटे का टाइम इंटरनेट पे मटेरियल ढूंढने में, इंटरनेट पे पढ़ने में आपको लगाना चाहिए। इंटरनेट आपका सबसे बड़ा टीचर होना चाहिए। आप जब मेन में पहुंचे तो आपका सब्जेक्ट क्या था और आपने किस तरह से उसकी तैयारी की? अच्छा, मेंस में जब मैं पहुंचा, मेंस में पहले ही डिसाइड कर लेना होता है कि आप ऑप्शनल क्या ले रहे हैं। प्रीलिम्स का जब आप फॉर्म भरते हैं तो ऑप्शनल डिसाइड करते हैं। चूंकि मैं एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग था और एडमिनिस्ट्रेशन में काइंड ऑफ में था, तो मैंने सब्जेक्ट जो चूज़ किया वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ किया। मुझे पढ़ने के बाद उसमें इंटरेस्ट आया और मुझे लगा मैं अपनी जॉब से इसको रिलेट कर सकता हूँ, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैं अपनी जॉब से रिलेट कर लिया करता था। कुछ लोग का कहना है कि 5 साल तक जो है वो सवालिया पर्चे जो है वो देखे जाएं, उसमें किस तरह के सवाल पूछे गए हैं उसकी भी तैयारी की जाए, तो मतलब एक किस्म का जो है वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट साबित हो सकता है वो आपके लिए। हाँ, जाहिर सी बात है कि जब आप 5 साल या फिर मैं तो कहूँगा आप 10 मेंस के लिए आप 5 साल का ट्रेंड देखिए और प्रीलिम्स के लिए 5 से 10 साल का आप ट्रेंड देखिए, तो उससे आपको एक ट्रेंड पता लगता है। आपको पता लगता है इस साल UPSC ने किस एरिया से पूछा है या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में किस एरिया से पूछा गया है, तो वो एरिया आपको आइडेंटिफाई होता है और आपको पता लगता है कि डेप्थ कितनी होती है क्वेश्चन की, किस लेवल से उसने क्वेश्चन को पूछा है, ऊपर उठा के पूछा है या अंदर गया है और अंदर गया है इशू में, तो वो आपको डेप्थ पता लगती है। जब आपको डेप्थ पता लगती है क्वेश्चन की, तो जब आप पढ़ रहे होते हैं तो फिर आप उसी डेप्थ से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। 5 साल के क्वेश्चन अगर आप देख पाते हैं तो ज़रूर देखिए, और मैं कहूँगा अगर 5 से ज़्यादा भी आप देख सकते हैं तो देखिए। UPSC में क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट नहीं होते, 99% केसेस में क्वेश्चंस नए आते हैं, ओरिजिनल आते हैं। तो इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी एनालिटिकल थिंकिंग। जो भी इशू आ रहे हैं उस इशू को आप एनालिटिकल थॉट्स के साथ उसको एनालाइज करिए और एनालाइज करके अपने थॉट डेवलप करिए। कोई राइटर अगर कुछ भी लिख रहा है वो उसके व्यू हैं, आप अपने व्यू डेवलप करिए। एक सवाल तो ये नहीं है, बहरहाल एक एप्रिशिएशन की बात है कि हमको मालूम पड़ा है कि आपने एक वेबसाइट बनाई है, ऐसी वेबसाइट जो बच्चों को जो है वो एक किस्म का मवाद, एक किस्म का मोटिवेशन फराहम करती है। अगर वो UPSC में जाना चाहते हैं तो उसके बारे में बताइए कि आपकी वेबसाइट किस किस्म की है और बच्चे जो है वो कैसे वहाँ तक अप्रोच कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट बच्चों की हेल्प के लिए है। अगेन, जब मेरा मोटिवेशन UPSC में आने का था कि लोगों की मदद करनी है, तो एक मदद ये भी है कि UPSC के बच्चों की मदद की जाए जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वेबसाइट क्या कहेंगे कि ब्लॉग है। मैं और मेरा एक बैचमेट है, IPS है वेस्ट बंगाल कैडर में, उसने दोनों ने मिल के हमने एक ब्लॉग बनाया है www.amu2ias.wordpress.com। इस पे हमने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और भी जो टॉपर्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हम इस ब्लॉग पे डाल रहे हैं और कभी भी कोई भी कमेंट करता है तो हम उसके आंसर करते हैं। आपने जो है वो कई इंटरव्यूज दिए होंगे, तो UPSC का जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के सवालों से जो है वो पैनल जानना क्या चाहता है, निकालना क्या चाहता है? पैनल 3-4 चीज़ें आपकी निकालना चाहता है। पहले तो वो ये निकालना चाहता है कि आप कितने काबिल हैं। आपने मेंस निकाला है तो आपके अंदर काबिलियत कितनी है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ वो जानना चाहता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी कितनी है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट सेटअप में काम करना है तो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास होते हैं, तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज में आप पॉजिटिव रह के सिस्टम को कैसे चला सकते हैं। तीसरी चीज़ वो जानना चाहता है कि आप प्रेशर में काम कर सकते हैं या नहीं। चौथी चीज़ वो जानने चाहते हैं कि आपके सेकुलर क्रेडेंशियल कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप कंट्री में अगर सिविल सर्वेंट बन रहे हैं तो जिस दिन आप सिविल सर्वेंट बनते हैं उस दिन आपको आपकी जात, आपका धर्म, आपका जो रीजनल प्रेजुडिसेस होते हैं वो आपको ख़त्म करना पड़ते हैं। आपको एक सेकुलर थिंकिंग के साथ, न्यूट्रल माइंड के साथ आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको सबके लिए काम करना पड़ता है। तो वो आपके इस चीज़ों को जानना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानना चाहते हैं कि आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं। ये मुझे लगता है 99% लोगों से ये क्वेश्चन किया जाता है कि वाई सिविल सर्विस, क्योंकि सिविल सर्विस में सैलरी तो इतनी ज़्यादा है नहीं आपको, जितनी की प्राइवेट जॉब आपको ऑफर कर रहा है, लेकिन सिविल सर्विस का पोटेंशियल ज़्यादा है इन द सेंस कि आपको
वक्त मिलता है लोगों के लिए काम करने का, वो पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि इस मोटिवेशन से कोई बच्चा आया है या कोई बच्चा पैसे कमाने के लिहाज से आया, तो वो आपकी इंटीग्रिटी जानना चाहते हैं। इन्हीं सब पहलू पे आपका इंटरव्यू होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और आपका कीमती वक्त देने के लिए। यूथ के लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा, जो कि मैं खुद उससे इंस्पिरेशन लेता था। मैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि आप भी इंस्पिरेशन लीजिए। वो इस तरीके से है कि तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। क्या बात है, वाह, बहुत शानदार शेर कहा है आपने। और ये शेर जो है वो मोटिवेशन के लिए काफ़ी है। और बहरहाल अगर मल्लाहों के चक्कर में पड़ेंगे तो दरिया पार नहीं कर पाएंगे आप। और इसीलिए ज़रूरी है कि जो है वो खुद की हिम्मत, खुद की ताकत और खुद की जद्दोजहद जो है वो किसी भी शख्स को अपने मुकाम पर पहुंचाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। एक नई शख्सियत के साथ अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आदाब।